हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिसाली मुअल्लिम उर्दू। इसी के साथ आप समझ सकते हैं कोई भी ज़ुबान का टीचर है तो आइडियल लैंग्वेज के टीचर की बुनियादी खुसूसियात यानी उनकी बेसिक क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर सीटेट 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसी के साथ बीपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसका फॉर्म आपने भर रखा है, फिर इसी तरह तेलंगाना गवर्नमेंट का जो आपका लैंग्वेज पंडित उर्दू है, इसी के साथ बहुत सारे हैं, तो उसमें आपके सिलेबस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस टॉपिक को शामिल किया गया है। इसी के साथ अगर आप एक उस्ताद हैं तो आपको भी इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। मैंने आपके लिए 10 क्वालिटीज़ को जमा किया है। कितने क्वालिटीज़ को? टोटल 10 क्वालिटीज़ को। पहला क्या है? ज़ुबान पे उबूर, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज मास्टरी। दूसरा क्या है? अदबी ज़ौक़ यानी लिटरेरी टेस्ट। ठीक है। तीसरा क्या है? तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज की अदायगी यानी प्रोनंसिएशन आपका सही होना चाहिए। इसी के साथ लिसानी इस्तेदाद, जिसको आप कहते हैं लिंग्विस्टिक एबिलिटी। आगे है अपनी ज़ुबान से मोहब्बत। किसी भी ज़ुबान के आप टीचर हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, आपको अपनी ज़ुबान से मोहब्बत होना ज़रूरी है। और आगे क्या है? आगे है तदरीस के तरीक़ों पर यानी जो टीचिंग के मेथड्स हैं उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। इसी के साथ मज़मून के सकाफ़ती पस मंज़र, जिसको आप कहते हैं कल्चरल बैकग्राउंड्स, उसको भी जानना आपको ज़रूरी है। फिर आगे क्या है? मकामी ज़ुबान और सकाफ़त की वाक़फ़ियत। आप जिस इलाक़े में पढ़ा रहे हैं उनकी जो मकामी ज़ुबान है, बच्चे की जो मादरी ज़ुबान है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। फिर क्या है? बैनुज़्ज़ुबान रिश्ते यानी एक दूसरी जो ज़ुबान है उनके दरमियान क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है, इसको भी जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है। आगे क्या है? खुश कलामी और मुअस्सिर अंदाज़ बयां। ठीक है। खुश कलामी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एलिगेंस, और इफ़ेक्टिव एक्सप्रेशन। देखिए टोटल 10 हैं, हर एक के बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। इससे अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले इन औसाफ को हम लोग देखेंगे। जैसे हमने अभी देख रखा है कि 10 औसाफ हैं यानी 10 खुसूसियात हैं, एक एक करके देखते हैं हर एक को। पहला क्या है? ज़ुबान पे उबूर यानी कोई भी ज़ुबान है, चाहे आप इंग्लिश के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, उस पर उबूर यानी मास्टरी होना ज़रूरी है। ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है? जैसे ज़ुबान का सही तलफ़्फ़ुज़, कोई भी लफ्ज़ है उसका तलफ़्फ़ुज़, जिसको आप कहते हैं उसका उच्चारण, इसी के तरह उसका प्रोनंसिएशन किस तरह से होगा, इस पर एक उस्ताद को जानना ज़रूरी है। अगर टीचर सही से अल्फाज की अदायगी नहीं करेगा तो बच्चा भी उसी तरह सीखेगा। ठीक है। इसी तरह साख्त पर नज़र यानी कोई भी ज़ुबान है उसकी क्या साख्त है, कहाँ फ़ेल आएगा, फ़ाइल, फिर मफ़ऊल, उसको भी जानना ज़रूरी है। फिर फ़रहंग पर कुदरत मतलब ग्लोसरी यानी जो भी सबक है उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके माना जानना ज़रूरी है। इसी के साथ उसलूब से वाक़फ़ियत, कोई भी बात चाहे नस्र की हो या नज़्म की हो, किस उसलूब में कही गई है, ठीक है,
کس طریقے سے کہی گئی ہے اس کو بھی جاننا انتہائی ضروری ہے۔ آگے کیا ہے؟ بولنے پڑھنے میں روانگی، ٹیچر جو بھی بولے جو بھی پڑھے روانگی کے ساتھ بولے تاکہ جو کلاس ہے وہ تھوڑا سا دلچسپ بنی رہے، ٹھیک ہے، بچوں کا توجہ باقی رہے۔ آگے کیا ہے؟ قواعد کا صحیح علم، کوئی بھی زبان ہے اس کے قواعد ہوتے ہیں، اس کے گرامر ہوتے ہیں، اس کی صرف نحو ہوتی ہے، اس کو بھی اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کو جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان پر عبور میں اتنے سارے پوائنٹ آپ کے بنتے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ ادبی ذوق یعنی لٹریری ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں کیا ہے؟ معلم کے اندر مطالعہ کا ذوق، کسی بھی زبان کے آپ ٹیچر ہیں، اس زبان میں جو اچھے اچھے ادب لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ناولس ہیں، اسی کے طرح ڈرامے ہیں اور بہت سارے جو چیزیں میٹیریلز اس میں موجود ہیں، اس کو ٹیچر کو مطالعہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ اس میں اپنی صلاحیت میں نکھار نہیں لا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ تدریس کو اپنا محبوب ترین مشغلہ، آپ کو معلوم ہے دنیا میں سارے پیشوں میں سے سب سے باعزت پیشہ ٹیچنگ کا مانا جاتا ہے۔ اس میں آپ سماج سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنے میں آپ کا بہت اہم رول ہے اگر آپ ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بالکل بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں جو آپ کے آنے والے مستقبل کی پیڑھی بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے اچھا پیشہ یہی مانا جا رہا ہے، ادبی ذوق، ٹھیک ہے۔ اسکول میں ہم نصابی سرگرمیوں کے انعقاد میں مددگار ثابت ہوگا۔ صحیح سے بات ہے، اگر آپ الگ الگ لٹریچر، الگ الگ جو آپ کے ادباء ہیں، شعراء ہیں، ان کے ادب کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی صلاحیت ڈیولپ ہوگی، اس کی نشو و نما ہوگی۔ تو جب آپ لیسن پلان بنائیں گے، چاہے آپ ایئرلی بنائیں یا منتھلی بنائیں، آپ اس میں صحیح اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے انعقاد میں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیزائن کرنے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ معلم مشہور و معروف شعراء و ادباء کے اسالیب کا مطالعہ کریں، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ جو مشہور اس زبان کے شعراء ہیں، ادباء ہیں، ان کے اسالیب کو پڑھے تاکہ اس اسلوب میں اپنی صلاحیت کا نکھار کر سکے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تلفظ و مخارج کی ادائیگی، آپ کو پتہ ہے کہ معلم ہی زبان کی مہارتیں پیدا کرتا ہے۔ زبان کی مہارتیں جو آپ کو معلوم ہے، بیسک مہارتیں آپ کی کتنی ہیں؟ 4 ہیں، جیسے LSRW، جس کو آپ کہتے ہیں L سے لسننگ، S سے اسپیکنگ، R سے رائٹنگ اور R سے ریڈنگ، W سے رائٹنگ۔ یعنی سب سے پہلے سننا، پھر آپ کا بولنا، بولنے کے بعد کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھنے کے بعد لکھنا۔ ان مہارتوں کو بچوں میں پیدا کون کرتا ہے؟ ٹیچر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صحیح سے مہارت پیدا کرنے کے لیے تلفظ اور مخارج کی ادائیگی ضروری ہے۔ آواز میں اتار و چڑھاؤ یعنی زیر و بم، کس الفاظ کو کس طرح سے، جیسے آپ پڑھا رہے ہیں تو زیر و بم ہونا بہت ضروری ہے۔ کہاں آپ تھوڑا سا تیز بولیں گے، پھر تھوڑا سا آہستہ ہو جائیں گے، کہاں آپ ٹھہراؤ کریں گے، یہ سب ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ کس لفظ پر زور دینا ہے، کون سا لفظ ہے پڑھتے پڑھتے اس پر زور دینا ہے، یہ بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے مائکرو ٹیچنگ میں ان سب چیزوں کو سکھایا جاتا ہے۔ کس حرف کی آواز نکالنے کے لیے اعضائے نطق کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کون سا لفظ کہاں سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حروف حلقی ہیں، جیسے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ سب حلق سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح قاف حلق سے نکلے گا، پھر جو ہے میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی سے میم نکلتا ہے۔ تو یعنی مخارج کس طرح سے، اس میں زبان اور ہونٹ اور گلے کا کس طرح کا رول ہے، کہاں سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کا بھی علم ہونا ایک ٹیچر کو، ایک زبان کے استاذ کو ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے لسانی استعداد یعنی زبانی لنگوسٹک جو ایبیلٹی ہونا چاہیے اس کے اندر کیا ہے؟ زبان کی تجزیاتی لسانیات یعنی انالیٹیکل، یعنی زبان کی تجزیاتی لسانیات کا علم ہو۔ اسی طرح توضیحی لسانیات، توضیحی جس کو آپ ڈسکرپٹیو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو آپ صحیح سے یعنی اس کی تشریح کر سکیں۔ اور انالائز کرنا یعنی تجزیہ، کوئی بھی زبان ہو اس کو الگ الگ توڑ کر کے اس کو دیکھ سکیں۔
کہاں فعل ہے، کہاں فاعل ہے، کہاں مفعول ہے۔ یہ تاریخی لسانیات، یعنی کوئی زبان ہے اس میں کوئی ٹیکسٹ ہے، اس میں کوئی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس سے بھی آپ کو واقفیت ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے صوتیاتی نظام یعنی فونولوجیکل یعنی صوتیات کا علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پھر کیا ہے؟ علم صرف، علم نحو، علم ہجا اور علم معانیات کا فہم، یعنی کس لفظ کا کیا علم ہے، علم ہجا یعنی جو حروف تہجی ہیں وہ کیسے ان کی ادائیگی ہوتی ہے، پھر نحو کیا ہے، علم صرف کیا ہے، ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ اپنی زبان سے محبت۔ کسی بھی زبان کے آپ ٹیچر ہیں، اگر اس سے آپ محبت نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا انٹرسٹ باقی نہیں رہے گا اور آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے۔ اس کو معلم قوم اور معیار قوم کا رول ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ پورے قوم کا معلم ہے ایک استاذ، ٹھیک ہے، اور معمار قوم یعنی کسی قوم ہے اس کا آپ کہیں گے پلر ہے کون؟ ٹیچر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنی زبان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اسے معلم کے ساتھ ایک مبلغ یعنی اسپیچ دینے والا، اپنی بات تبلیغ کرنے والا یعنی ایک مبلغ کے طور پر ہے۔ تو مبلغ ہے، ظاہر سی بات ہے جب اپنی بات کو آپ پہنچائیں گے تو زبان کیا ہے؟ ایک ٹولز کا کام کرتا ہے، ایک کمیونیکیشن، ایک ابلاغ کا، ایک ترسیل کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے آپ محبت نہیں رکھیں گے تو اس میں آپ نکھار نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آج دیپاولی ہے اس لیے تھوڑا پٹاخے کی آواز بھی آ رہی ہوگی، لیکن امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول کی تعلیم و تربیت کے لیے اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں خصوصی توجہ دی جائے، یعنی کوئی بھی زبان ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اسکولوں میں، اس کے بعد کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اس کی خصوصی توجہ دی جائے گی، تبھی اس زبان کو لوگ پڑھیں گے اور اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب آگے ہے 5 اور خصوصیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تدریس کے طریقوں پر عبور۔ آپ کو معلوم ہے ٹیچنگ کے بہت سارے میتھڈ ہیں، ٹیچنگ کے بہت سارے اسٹریٹجی ہیں، ٹیچنگ کے بہت سارے اپروچ ہیں، ٹیچنگ کے آپ دیکھیں گے بہت سی ٹیکنکس ہیں۔ تو کوئی بھی پڑھانے کے طریقے اس پر ریسرچ ہو رہے ہیں، نئے نئے پڑھانے کے طریقے نکل رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے ٹیچر کو ان سروس ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جو نئے نئے پڑھانے کے طریقے یعنی چائلڈ سینٹرڈ جو اپروچ نکل کے آئے ہیں اس کی جانکاری ٹیچر کو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ سبق کی نوعیت کیا ہے، کوئی بھی لیسن پڑھانے جا رہا ہے اس کا نیچر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیچر کے اکارڈنگ اپنا ٹیچنگ میتھڈ استعمال کرے گا کہ ایسا ہے کہ بچوں کو کر کے یعنی لیکچر میتھڈ کا استعمال کرے یا ڈیمونسٹریٹو میتھڈ جس میں جو ہے بچوں کو شامل کر کے کوئی چیز مظاہرہ کر کے TLM یعنی ٹیچنگ لرننگ مٹیریل لا کر کے پیش کر کے اس کو دکھائے۔ تو نیچر کے اکارڈنگ اپنے TLM میں بدلاؤ کرے گا، اپنے پڑھانے کے طریقے میں بدلاؤ کرے گا۔ اس کے لیے کون سا طریقہ تدریس استعمال کرنا بہتر ہے اس کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تیاری، اب جیسے اردو کی کلاس ہے اس میں کوئی چیپٹر تاریخ سے ہے یا جغرافیہ سے ہے تو آپ وہ گلوب لے کر آئے گا، اس میں وہ دکھائے گا کہ دیکھیے فلاں جگہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے طرح تاریخ ہے تو اس کی کوئی پکچر لے کر کے آئے گا، تو اس سے جو ہے بچوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا اور کلاس اس کی دلچسپ بنی رہے گی، بچے کلاس سے غائب نہیں ہوں گے۔ جدید طریقے تدریس سے آشنا، جو بھی نئے نئے ریسرچ کے ذریعے نئے نئے طریقے تدریس یعنی ٹیچنگ میتھڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کو بھی جاننا ایک ٹیچر کو انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون کے ثقافتی پس منظر پر نظر، یعنی کوئی بھی مضمون ہے، ٹھیک ہے، اس کا کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو آپ اس کنٹیکسٹ کو، اس جملے کو، اس فریز کو، اس شعر کو صحیح سے سمجھ نہیں سکیں گے۔ جیسے ایک شعر ہے مرزا غالب کا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اگر اس کا آپ ثقافتی پس منظر نہیں سمجھیں گے تو آپ اس کی تشریح کیسے کر پائیں گے؟ جیسے
इब्न मरियम आपको पता है, इब्न मरियम किन की कुन्नियत है? ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम की कुन्नियत है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुअजिज़े के तौर पे ये दिया था कि अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को ब्रस की बीमारी है, कोई लंगड़ा है, उस पर अगर हाथ फेर देते थे तो ठीक हो जाता था। ठीक है, तो उसी की तरफ इशारा है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। दूसरा मिसरा क्या है, दूसरा शेर क्या है? ईरान व मिस्र रूम, ईरान भी एक मुल्क है, मिस्र भी है, रूम भी है। ठीक है, सब मिट गए जहाँ से, सारे उनका कल्चर वो सब मिट गए धीरे धीरे। उनका जो कल्चर था, उनकी जो तहजीब थी, ठीक है, और इसी के साथ उनका जो सकाफत था, सकाफती पहलू, तहजीबी पहलू सब मिट गए, यानी उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, तो वो सब मिट गए। फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा, लेकिन कुछ इसकी तारीख़ बाकी है। ठीक है, अगर इस पस मंज़र को आप नहीं जानेंगे, हिस्ट्री को, ईरान, मिस्र और रूम की हिस्ट्री को नहीं जानेंगे, तो इस शेर का मतलब सही से आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मज़मून के सकाफ़ती पस मंज़र पर नज़र में और क्या है? सकाफ़त और ज़ुबान का चोली दामन का साथ है। सकाफ़त जिसको आप कल्चर इंग्लिश में कहते हैं, और ज़ुबान, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, सकाफ़ती माहौल में ज़ुबान पैदा होती है, फिर ज़ुबान सकाफ़त की तश्कील और तामीर में नुमाया रोल अदा करती है। ठीक है, ज़ुबान को क्या कहा जाता है? गंगा जमुनी तहज़ीब का बानी, यानी उसका फाउंडर कहा जाता है। किसको? ख़ास तौर से उर्दू ज़ुबान को। आगे क्या है? आगे क्या है? मकामी ज़ुबान और सकाफ़त की वाक़फ़ियत। अगर आप ज़ुबान के टीचर हैं, कहीं जैसे आप दिल्ली में टीचर हैं, हैदराबाद में टीचर हैं, कहीं भी टीचर हैं, आप बड़े शहरों में जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें अलग अलग जगह से लोग आकर बसते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली की मिसाल ले लीजिए, कोई बच्चा आपके क्लास में है जिसकी मादरी ज़ुबान, इलाकाई ज़ुबान क्या है? वो पंजाबी बोलता है, कोई जो है असमिया बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई बंगला बोलता है। तो इसी की तरह आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है, वहाँ की ज़ुबान दूसरी है, तो उस मकामी ज़ुबान भी, मकामी ज़ुबान से अगर आप वाकिफ़ नहीं होंगे तो अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखेंगे, अगर कोई तेलंगाना गवर्नमेंट में टीचर बनता है तो उसको तेलुगु की बेसिक जानकारी बाद में ले करके उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही आपका प्रमोशन होता है। सकाफ़त और मिजाज का ताल्लुक़ बहुत करीबी होता है। ठीक है, सकाफ़त आपको पता है कल्चर, और मिजाज का ताल्लुक़ बहुत करीबी होता है। ज़ुबान सकाफ़त का मुज़हिर है, यानी ज़ुबान सकाफ़त को, ज़ुबान के ज़रिए सकाफ़त का प्रमोशन होता है, उसको ज़ाहिर किया जाता है, और सकाफ़त ज़ुबान की अलमबरदार है। ठीक है, सकाफ़त अगर कोई है वो ज़ुबान का झंडा लिए होती है। ठीक है, उर्दू का रिश्ता मकामियत से कायम कर देना तदरीस को मुअस्सिर बना देता है। अगर उर्दू को आप मकामियत, उस इलाके से उसका रिश्ता कायम कर देंगे तो उर्दू ज़्यादा लोग सीखेंगे, वो मुअस्सिर बनेगा, इफ़ेक्टिव बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बैनुल ज़ुबान रिश्तों पर नज़र। आपको पता है उर्दू ज़ुबान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आईन में जो 8वां शेड्यूल है उसमें 22 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान आपकी उर्दू भी है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में से उर्दू है। उर्दू की नशोनुमा सब बाद में हुई, तो उर्दू में बहुत से अल्फाज आपको अरबिक के मिलेंगे, आपको बहुत से अल्फाज पर्शियन के मिलेंगे, बहुत से अल्फाज आपको तुर्की यानी टर्की के मिलेंगे। ठीक है, तो उनसे भी आशना होना एक टीचर को ज़रूरी है। वही बात कही जा रही है कि उर्दू में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अल्फाज की शमूलियत है और ये उन ज़ुबानों से उर्दू का रिश्ता मजबूत करती है। जैसे चा, चा के बारे में कहा जाता है, चा कहाँ से आया है? ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जैसे देग चा, चम चा वगैरह। ठीक है, खुश कलामी और मुअस्सिर अंदाज़े बयां। कहा गया है उर्दू की शीरीनी बहुत ही मशहूर है, लोग कहते हैं उर्दू बहुत ही मीठी ज़ुबान है। इसलिए आप देखेंगे फ़िल्मी दुनिया में जितने भी शेर कहे जाते हैं, शेर पढ़े जाते हैं, उसमें अगर कोई शेर है
किसी फिल्म में उसको गाया गया तो उसमें 99% अल्फाज किसके रहते हैं, उर्दू ज़ुबान के रहते हैं, क्योंकि उर्दू ज़ुबान बहुत ही मीठी ज़ुबान है और कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की सलाहियत भी है। कम अल्फाज में ज़्यादा बात, जैसे हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। अब इस मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का, अगर इसका पस मंज़र आपको पता नहीं है तो आप इस शेर को समझ नहीं पाएंगे। इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे, वहाँ अल्लाह का ज़ुहूर हुआ, ठीक है। ज़ुहूर होते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया, बेहोश हो गए और उस तजल्ली से यानी उस ज़ुहूर की वजह से कोहे तूर एकदम चकनाचूर हो गया, ठीक है। ये उसकी एक तारीख़ है। तो शायर करा हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं, यानी सब मूसा थोड़ी हैं कि कोहे तूर का सैर करें और अल्लाह का ज़ुहूर हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए एक शेर में पूरे वाक़े को पेश कर दिया गया है। ये उर्दू ज़ुबान की कमाल है, उसका कमाल है, ये उसकी खूबी है, यानी चंद अल्फाज में ज़्यादा माना को बयान कर देना, ठीक है। तो हमने 20 औसाफ ऐसे ज़िक्र किए हैं जो कि अगर आप उर्दू के टीचर बनना जा रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, इसी की तरह तेलंगाना गवर्नमेंट में, आप इसी के साथ अगर आप सीटेट में उर्दू पेडागोजी में बिल्कुल ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनते हैं कि एक मिसाली मुअल्लिम, अच्छे मुअल्लिम के क्या क्या औसाफ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो मैंने 10 जमा किया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी उर्दू के अलावा किसी भी ज़ुबान के टीचर के लिए ये सब क्वालिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक क्लास में आप दूसरी ज़ुबान का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जाते जाते अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।